माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर का आधुनिक इतिहास यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे इतिहास लिए हुए हैं, जो हमारे मित्र इतिहास लिए हुए हैं, उनके इतिहास के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे, जिसमें कि आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होता है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2022 के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम जो आपको बनाया गया है सेमेस्टर वाइज। तो ये थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो थर्ड सेमेस्टर में जो अपीयर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास जो आपके प्रश्न पत्र होंगे, तो हम इसके जो है प्रत्येक क्वेश्चन को, जो लघुतरीय क्वेश्चन हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान ढंग से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आधुनिक भारत का इतिहास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताइए। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, भारत में डेनिश मित्र जो कंपनी है, भारत में डेनिश की स्थापना के बारे में बताना है आपको, डेनिश कंपनी के विषय में बताना है। तो याद रखें, 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चात डेनिश भारत आए थे। कौन आया था? अंग्रेज जब आए उसके पश्चात जो है डेनिश भारत में आए हुए थे। 1620 ईस्वी में ट्रांक्यूबर तंजौर जिले में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की थी? तंजौर जिले में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। 1976 ईस्वी में सीरमपुर यानी जो बंगाल में स्थित है में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कालांतर में डेनिश कंपनी भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी तथा दूसरी ओर फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध के चलते उन्हें यहाँ विकास की अधिक संभावना नहीं प्रतीत हुई थी, नहीं लग रही थी अधिक संभावना उनको। और इसके पश्चात जो है 1845 में, प्यारे मित्र ध्यान देंगे, अतः 1845 में डेनिश कंपनी ने भारतीय अपनी जो है समस्त संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी थी। जो डेनिश कंपनी थी उसने जो है अपनी सारी संपत्ति को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। अगला क्वेश्चन आपका है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो उपनिवेशवाद के बारे में हमको पूरा जानकारी जानना है, पूरी तरह से समझना है इसको कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेशवाद जो होता है, किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल परंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, ये जो है उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। जो शक्तिशाली राज्य होते हैं उनके द्वारा वहाँ की जनता जो है शासित होती है, उनके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य करती है। वस्तुतः किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उपनिवेशवाद की संज्ञा दे सकते हैं। यानी किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निहित स्वार्थवश किसी दुर्बल राष्ट्र के शोषण, यानी जब दुर्बल राष्ट्र का शोषण होता है किसी सबल राष्ट्र के द्वारा, शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, तो हम वहां पर उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बारे में हम जानेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया तथा वहां की जनता में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देखकर बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तथा वहां के मुसलमानों को समझाया, क्या समझाया कि इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना था, साथ ही बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये तिथि जो दी गई है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस योजना को लागू कर दिया। इस विभाजन का विरोध हुआ तो 1911 ईस्वी को यह विभाजन वापस ले लिया गया। ये हमें ध्यान रखना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल
का दौरा जब हुआ था तो उसी वक्त जो है इसमें विभाजन की बात आई थी। अगला क्वेश्चन आएगा 1919 में ईस्वी का अधिनियम, आपको बताना है कि 1919 ईस्वी का अधिनियम क्या बनाया गया था, क्या अधिनियम था। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। किस शासन प्रणाली की? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी इसी वर्ष। इसके साथ ही आंशिक उत्तरदायित्व तथा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया। अनेक उदारवादी कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना व उससे असंतुष्ट हुए। जो भी उस समय शासक थे, जो राष्ट्र के हितैषी थे, अनेक उत्तरवादी कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रथम विश्व युद्ध में इस प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना व उससे असंतुष्ट हुए, किंतु कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने उनको अपर्याप्त, निराशाजनक व कूटनीतिपूर्ण ही बताया कि ये कूटनीतिक चीजें हैं, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस में तथा हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है मुस्लिम लीग की, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, क्या है मुस्लिम लीग, तो इसके विषय में हमको समझना है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मुस्लिम लीग जो है ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बरक उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ये क्या नाम था उनका? आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसमें मुस्लिम जमींदार जो थे, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान से समझना है, जिससे कि आप अपने पेपर में अच्छी तरह से इसे लिख पाएं। और उच्च वर्ग का ही सहयोग रहा, यानी जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे उसमें साथ में उच्च वर्ग का भी सहयोग रहा। मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा करना और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, कि जो मुस्लिम के अधिकार हों वो सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना इनका मुख्य कर्तव्य रहा था। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था ये क्या है भाई? महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमको जानना है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भू राजस्व होता था, भू राजस्व का मतलब होता है जो सरकारी टैक्स होता है, सरकारी खजाने में जमा होने वाला जो पैसा होता है, वो भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। ये उस समय जो है बदलाव किया गया था। इसमें गांव का मुखिया या भूपति जो होते थे, गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व को की निर्धारित रकम वसूल कर कोष में जमा कराता था, और समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से जो राजस्व जमा कराने के हेतु उत्तरदायी थे। यानी समस्त महाल जो भी लोग थे वहां पर, वो लोग सदस्य राजस्व में जो है उस जो ग्राम में सम्मिलित लोग होते थे रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी बनते थे, वो उनको जमा करना होता था। यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र में 1803 व 4 में मराठा क्षेत्रों में लागू की गई थी। ये सभी क्षेत्रों में नहीं लागू हो पाई थी, किंतु इन्हीं क्षेत्रों में वे लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो आप इसमें किसी प्रकार से इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, तो इसको हम समझेंगे। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त होता है, इसमें यह व्यवस्था होती है कि प्रमुख रूप से मद्रास, इसकी ये व्यवस्था प्रमुख रूप से कहाँ पर की गई थी? मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुई थी। इस व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूस्वामी मानकर उनके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर कबूलियत पर हस्ताक्षर कर लिए गए। यहाँ किसानों ने 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति दी, यानी किसानों ने अपनी सहमति दी थी कि हम आधे कर को दे पाएंगे। यह किसान व सरकारी कोष में सीधा समझौता था।
यानी किसानों के बीच में और सरकारी कोष के बीच में सीधा समझौता किया गया था। ये व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की गई, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय पुनर्जागरण क्या है भाई? तो भारतीय पुनर्जागरण के विषय में हम समझेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण क्या होता है। तो भारतीय पुनर्जागरण जो है ये हमें ये बताता है, प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, भारतीय पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम है। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जो है जागृत होना, पुनः उन्नति की ओर अग्रसर होना, इसका सीधा मतलब यही है। तो पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत, जैसे विकास हो रहा हो फिर दीर्घकालीन विकास रुक जाए तो पुनः जो है उसमें उन्नति की ओर बढ़ने की जो अवस्था होती है वही पुनर्जागरण होती है। पुनर्जागरण को पुनरुद्धार या बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि रूपों में भी इसको हम नामों से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी अत्यंत महत्वपूर्ण सदी थी। इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुद्धार अथवा पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुनर्जागरण काल में भारतीय मनीषियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय विद्वान थे, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या सोच थे, इसके बारे में हमको समझना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो भारतीय पुनर्जागरण की बात यहाँ पर की गई है, तो भारतीय पुनर्जागरण में भारतीय मनीषी खासकर पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए। यानी किन किन चीजों से प्रभावित हुए? वो पाश्चात्य, खासकर जो है पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के अंतर तर्कवाद में और विज्ञान और मानववाद से प्रभावित हुए थे। उन्होंने सरलीकृत और उन पहलुओं से भारतीयों को परिचित कराया जिनमें कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे एवं स्वामी विवेकानंद इत्यादि के प्रयत्नों से भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। इस तरह भारत में तेजी से पुनर्जागरण शुरू हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रार्थना समाज क्या है? ये प्रार्थना समाज के विषय में आपको जानना है। तो प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव, जो ये प्रार्थना समाज है इसमें जो है इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा। कहाँ पर पड़ा इसका ज़्यादा प्रभाव? महाराष्ट्र में, जिसके फलस्वरूप 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? तो केशव सेन के नेतृत्व में। हमें ध्यान रखना है कि केशव सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और कब स्थापना हुई? 1867 ईस्वी में, ये हमें ध्यान रखना है। इसके प्रमुख सदस्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे, सर आर.जे. भंडारकर तथा नारायण चंद्र वर्कर थे। यानी नारायण चंद्र वर्कर भी इसमें सम्मिलित थे। इनके 5 उद्देश्य थे। पहला चीज था इनका, जो पहला उद्देश्य था, अछूतों द्वार को प्रोत्साहन, यानी अछूतोद्धार जो है, यानी अछूतोद्धार समझ लें इसको, इसका जो प्रोत्साहन दिया, यानी छुआछूत की भावना को खत्म किया जाए, जाति प्रथा का बहिष्कार किया इन्होंने, और स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन दिया तथा बाल विवाह का विरोध। ये चीजें इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन क्या है? तो इसके विषय में हम जानेंगे। वहाबी आंदोलन जो है आपके लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। परीक्षा में प्रायः ये पूछा जाता रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो हम इसको समझेंगे कि वहाबी आंदोलन 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन चलाया गया था। ये हमें जानना है, किसके नेतृत्व में चलाया गया? अब्दुल वहाब के नेतृत्व में जो है वहाबी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता,
ईश्वर की एकता, मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार रायबरेली के सैयद अहमद ने किया। रायबरेली के सैयद अहमद साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया। इस आंदोलन ने कुरान का फारसी अनुवाद सुलभ कराया। ये भी हमको जानना है कि जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ का फारसी अनुवाद भी इसी आंदोलन के तहत कराया गया था। तो ये हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमको जानना है। तो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में हम जानेंगे कि इनका जन्म 1485 ईस्वी में नदिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में आपने गृह त्याग करके भगवान भक्ति का आश्रय लिया। ये कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया। इनके शिष्य हरिदास थे, यानी इनके शिष्य का नाम क्या था? हरिदास थे, जो अछूत थे। बंगाल तथा बिहार में उनके उपदेशों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये हमें जानना है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका है थियोसोफिकल सोसाइटी। व्हाट इज थियोसोफिकल सोसाइटी? ये हमको जानना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1886 ईस्वी में मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लोवस्की और कर्नल स्टील अल्टाक द्वारा हुई। यानी कौन कौन लोग थे इसमें? मैडम हेलेना, ध्यान देंगे इसको हम, मैडम हेलेना का, और जो है पेट्रोवना ब्लोवस्की और कर्नल स्टील अल्काट द्वारा। 1889 ईस्वी में मिसेज एनी बिसेंट का इस सोसाइटी को सहयोग प्राप्त हो गया। वह एक आयरिश महिला थीं और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमको जानना है। अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। प्यारे में तो ध्यान देंगे, अहमदिया आंदोलन क्या है? तो अहमदिया आंदोलन के विषय में हम समझेंगे यहाँ पर कि अहमदिया आंदोलन किसे कहते हैं, ये कब हुआ और क्यों हुआ, तो इसके विषय में जानेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर अहमदिया आंदोलन, ये जो है मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? पंजाब के गुरदासपुर जिले से। यानी पंजाब के गुरदासपुर जिले से ये स्टार्ट किया गया, कादिया नगर से, और 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। मिर्जा मुहम्मद पाश्चात्य विचारधारा, थियोसोफिकल दर्शन तथा हिंदुओं के सुधार आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। वे इस्लाम को सरल बनाने के पक्ष में थे। इस आंदोलन से अंधविश्वासों का त्याग, गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश दिया गया कि जो भी हों, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोगों के साथ सहिष्णुता के भाव होने चाहिए। इस आंदोलन में ये चीज़ें चलाई गई थी, बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर के विषय में आपने पढ़ा होगा। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के संबंध में क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, तो ध्यान देंगे। ईश्वर चंद विद्यासागर, इनके बारे में, आपका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ। कब हुआ आपका जन्म? 1828 ईस्वी में। ईश्वर चंद विद्यासागर जी का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। आपकी गणना महान समाज सुधारकों में की जाती है। उन्होंने अपने सतत प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? विधवा पुनर्विवाह। क्योंकि जब स्त्रियों के पति का देहावसान हो जाता था, वो खत्म हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, तो स्त्रियां पुनः अपने विवाह के लिए सक्षम नहीं होती थी, उनके विवाह नहीं हो पाते थे। तो पुनर्विवाह के लिए विधवा विवाह का उन्होंने बल दिया। विधवा विवाह पर उन्होंने काफी प्रयास किया और उसको लागू कराया। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न हुआ। ये आपसे पूछा जाए तो 1856 ईस्वी में ये शुरू किया गया। पहला जो विधवा विवाह का जो स्टार्टिंग हुई थी,
यानी कि 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह का घोर विरोध किया। बाल विवाह अर्थात जो बाल विवाह होते थे, उम्र से पहले ही विवाह कर दिए जाते थे परिपक्वता की उम्र से, और बहु विवाह जिसे एक व्यक्ति कई विवाह कर लेता था, तो इसका उन्होंने विरोध किया। नारी शिक्षा का समर्थन किया और 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। कितने बालिका विद्यालयों की स्थापना की ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने? तो 25 बालिका विद्यालयों की इन्होंने उस समय स्थापना की। ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। तो बुनियादी शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं, इसके विषय में हमको जानना है। प्यारे मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हर किसी को ये वीडियो उपलब्ध हो पावे और सभी लोग इससे लाभ उठा पावें। तो ये क्वेश्चन आपका जो बन रहा है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, तो इसमें हमको ये जानना है कि बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्न थे, जिसमें देखेंगे जन जागरण की शिक्षा। पहली चीज क्या बताई गई इसमें? जन जागरण की शिक्षा। दूसरा पॉइंट क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? स्वावलंबी शिक्षा। इसके इन बिंदुओं के विषय में आप समझते हैं। स्वावलंबी शिक्षा का मतलब स्वयं शिक्षित होना, शिक्षा पर स्वयं निर्भर हो जाना, शिक्षा को प्राप्त करना। सामाजिक शिक्षा, और फिर है शिक्षा मातृभाषा में, जो भी शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा, और फिर 7वां पॉइंट है शारीरिक श्रम का महत्व। शारीरिक श्रम के महत्व के बारे में भी ज्ञान कराया जाए। तो ये बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वर्धा शिक्षा सम्मेलन। ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्या है? ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये सन 1937 में गांधी जी वर्धा में थे। कहाँ पे थे? वर्धा। ये वर्धा एक स्थान का नाम है, इसको हम समझेंगे। जहां के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया। यानी इसके सभापति कौन बनाए गए? गांधी जी। इनके सभापतित्व के समय में इसका आयोजन किया गया था, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन को हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत की। यानी जो प्राइमरी शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा होती है, उसके विषय में गांधी जी ने अपनी नई योजना के बारे में बताया था, कहा था। अगला क्वेश्चन आपका है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र क्या है? तो इसके संबंध में हम जानेंगे। वुड का घोषणा पत्र जो है ये था कि सन 1853 में कंपनी में के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। इस विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा के नाम से हुआ। सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र पड़ा। यानी कि सर चार्ल्स जो उनका नाम था, सर चार्ल्स वुड, तो सर चार्ल्स वुड के नाम पर जो है इस घोषणा पत्र वुड को रखा गया था। ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं?
यानी बेसिक शिक्षा जो होती है, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत बताने हैं। तो भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई। यानी 7 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई इसमें। और भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होती है। इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे। उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होंगी उन्हीं से उनका समस्त पढ़ाई का खर्च चलेगा। इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई में खर्च करने से मुक्त रहेंगे। काका साहब कालेलकर ने लिखा है, काका साहब कालेलकर के कथन को हम समझेंगे कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 वर्ष से 14 वर्ष तक देनी चाहिए। इन्होंने क्या लिखा कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 वर्ष से 14 वर्ष तक देनी चाहिए। ये इन्होंने बताया था काका साहब कालेलकर ने। अगला क्वेश्चन आपका है अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन के विषय में ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे मित्रों, पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। अपव्यय और अवरोधन क्या है? तो अपव्यय जो होता है, हर्टांग समिति के अनुसार अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना। यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के पूर्व ही बालकों को विद्यालय से किसी भी कक्षा से हटा लेना, तो ये अपव्यय के अंतर्गत आता है। अवरोधन किसको कहते हैं? अवरोधन का मतलब, अवरोधन से प्राय है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना, ये अवरोधन के रूप में आएगा। हर्टांग समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया। अंत में उनके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी समिति ने दिए। तो ये हमें जानना है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखना है आपको। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा पर जो है आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखनी है। तो ये हमें समझेंगे। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण 1957 में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की योजना थी। इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि व्यय की गई। तो ये हम इसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है छनाई निस्संदन सिद्धांत क्या है? सनाई निस्संदन सिद्धांत के बारे में हमको जानना है। तो हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं कि सनाई निस्संदन जो यह है, ये जो है हमारा निस्संदन का अर्थ होता है छनना या छनना, जिसको छाना जाता है, फिल्टर किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वो भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाए। उन्होंने इस बार पर किया, यानी कि उच्च वर्ग के लोग जो हैं उन्हीं के लिए इस पर किसका नियोजन किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। क्या सोच थी इन लोगों के कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ये लोग शिक्षित होंगे तो इन्हीं वर्गों से शिक्षा जो है छन कर निम्न वर्गों को भी शिक्षा मिल पाएगी। तो यह योजना, इस सोच विचार बनाया गया था इस तरह से। अब देखिए किस प्रकार की ये सोच थे कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो अशिक्षित व्यक्ति को वो कहाँ तक शिक्षा प्रदान कर पाएगा, कितनी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, आप सोच सकते हैं। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अर्थन मैहू ने लिखा है, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। इस सिद्धांत से इन्होंने ये आशय निकाला था। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय अधिनियम 1909। ये जो अधिनियम बनाया गया था भारतीय अधिनियम 1909, इसके विषय में हम जानेंगे।
तो भारतीय अधिनियम 1909, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ। इस एक्ट में पुलिस के अधिकारी जो लोग वर्ग थे, पुलिस अधिकारी वर्ग, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, अधिकारी जो पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई थी, यानी पुलिस के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। वह किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान की। देशव्यापी हड़ताल हुई। किचलू, महात्मा गांधी आदि गिरफ्तार कर लिए गए, उनके व्यक्ति मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया। गोली कांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की। 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या पुलिस द्वारा की गई। जलियांवाला बाग कांड के विषय में आप पढ़ चुके हैं, तो ये उससे संबंधित चीजें हैं। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना के विषय में बताया जा रहा है। ब्रह्म समाज क्या है? तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के विषय में आप जान चुके हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने सतत प्रयत्नों से सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से बंद कराया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया। तो ये सारे कार्य हुए ब्रह्म समाज के समय में। अगला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के विषय में हम जानेंगे। सांप्रदायिकता के विषय में हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि सांप्रदायिकता अपने समुदाय के विचारों को कट्टरता के साथ पालन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? जब हम अपने किसी समुदाय के जो हमारे जो विचार होते हैं उसका जब हम पालन एक कट्टरता के रूप से करवाना चाहते हैं तो वहाँ सांप्रदायिकता की बात आती है। तो सांप्रदायिकता अपने समुदाय के विचार को कट्टरता के साथ पालन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। अर्थात सांप्रदायिकता संकीर्ण मनोवृत्ति से ग्रसित होती है जो धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के खिलाफ व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। एक समुदाय अथवा धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय अथवा धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको हम समझ रखेंगे। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है जो सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती हैं। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। आप लोग जानते हैं, धर्म संप्रदाय, जाति संप्रदाय को बना करके किसी विशेष तरीके से किसी समाज का शोषण करना, अपने हित को साधने के लिए ऐसे विचारों को आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं जो आधुनिक समय की राजनीति में भी देखा जा रहा है प्यारे मित्रों। तो ये सांप्रदायिकता से संबंधित चीजें होती हैं, एक संप्रदाय विशेष से संबंधित चीज होती हैं। अगला है नील विद्रोह। ध्यान देंगे यह क्वेश्चन, नील विद्रोह। नील विद्रोह क्या है? तो इसके विषय में हम जानेंगे। बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी थी। अर्थात उन्होंने नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। उनमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे तो कुछ किसानों की भूमि पर ठेके से काम करते थे। किसानों एवं मजदूरों से उनका व्यवहार दासों जैसा था। जैसे एक दास के साथ कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, एक जो बंधुआ मजदूर की तरह। उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वह किसानों की फसल को जला देते थे, इतना बड़ा शोषण करते थे। उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते और उनके पशुओं को छीन लेते थे। ये सारी चीजें नील विद्रोह के समय की जा गई थी। तभी नील विद्रोह प्रारंभ हुआ। नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति अत्याचार की भावनाएं
उजागर हुई थी, इसमें भी गांधी जी ने पूरा सहयोग किया था। महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किसानों के प्रति या जहाँ कहीं भी कृषक इस तरह की खेती को करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किए जाते थे, तो इसका भी समाधान नील विद्रोह के तहत किया गया था। तो ये हम समझेंगे। प्यारे मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए विशेष रूप से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखेंगे, जो आपकी इतिहास सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरी तरीके से इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का समावेश किया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। खंड आ का जो क्वेश्चन होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में ही होगा, और हम इसके पश्चात आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।